हाँ, तो आज अपने स्टार्ट करेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार न्यू सिलेबस ओनली फॉर आपकी विसर्ग संधि आ रही है। तो विसर्ग संधि पढ़ने से पहले अपन ने स्वर संधि पूरी पढ़ ली थी। स्वर संधि की खूब सारी बातें, चाहे वो गुण संधि हो चाहे वृद्धि संधि हो, वो इसमें काम आएगी, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक वो तो आपने टेस्ट वगैरह दे दिए होंगे। तो विसर्ग संधि की अगर अपन बात करें ना, तो जैसा इसका नाम है, एक ही वीडियो में आज अपन कंप्लीट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसी वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी और इसी का टेस्ट हो जाएगा आपका वेडनेसडे को। ठीक है, मतलब परसों। तो विसर्ग संधि का मतलब है, देखो इसे बोलते हैं विसर्ग। पहले कॉमन सेंस की बात तो यही, इसे विसर्ग बोलते हैं। जो ये ऐसा डॉट डॉट का दो साइन होते हैं, इसे क्या बोलेंगे? विसर्ग। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। और इसकी अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो देखो, इस सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब विसर्ग के स्थान पर कोई भी जो चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन आपके नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन को लिख देते हैं कि विसर्ग के स्थान पर किसी चीज का परिवर्तन हो जाना। जैसे मैंने एक बात करी कि क प्लस अपि, अब ये विसर्ग है और इसका बन गया को अपि बन गया। ठीक है, अब ये इस विसर्ग की जगह इस दया ए का आ जाना, समझ पा रहे हो? ये इसका आ जाना, ये क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। यानी कि विसर्ग की जगह किसी का परिवर्तन हो जाना या फिर विसर्ग की जगह किसी कोई और आ जाना। मेरी बात समझ में आ गई? वो विसर्ग संधि कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैं और लूँ, ये क्यों बने क्या बने, ये तो रूल है, अभी पढ़ेंगे अपन। मैं तो एक आपको मोटा मोटी बात बता रहा हूँ। नी प्लस संदेह है ना, तो इसके दो है नाम, निसंदेह। अब ये मेरी बात समझ, निसंदेह। ठीक है, ये बनाया आपने निसंदेह, या फिर इसको बिंदी की जगह आधा नहीं भी लिख सकते हो। तो नई क्या चीज़ नहीं हुई, इस विसर्ग की जगह आधा से आ गया। क्यों आया, कैसे आया, ये सब बातें अपन पढ़ने वाले हैं। बस आपको अभी डेफिनेशन समझ में आ गई कि विसर्ग के स्थान पर जो चेंज या परिवर्तन होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, सबसे बात ये क्या है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, समझ पा रहे हो ना? बस इस चीज़ को अगर आपने जिस दिन पहचान लिया ना, आपको पता है खूब सारे लोग हैं 90 या 100 दिन के अंदर पढ़ के भी 90+ % बना लेते हैं। खूब सारे लोग हैं जो सिलेक्शन एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100 दिन की तैयारी करके भी कोई सा कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि प्रीवियस पेपर उठा के देख लेते हैं, थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि क्या चीज़ें आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो? तो वही मैं आपको बता दूं, विसर्ग संधि में आपको 2 संधि पढ़नी है। मतलब विसर्ग संधि के 2 टाइप है वैसे तो। एक तो है आपकी सत्व, पहले पूरी बात को समझ लो। सत्व संधि पढ़नी है और एक पढ़नी है उत्व। हालांकि पढ़ के तो मैं पूरी पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन हर साल सारे मैं क्वेश्चन टेस्ट के अंदर डाल दूंगा, चाहे वो 2012 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन हो। एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके, इन 2 संधियों से उठ के आ रहे हैं, सत्व और उत्व। चाहे 19, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 12, समझ पा रहे हो? सब बोर्ड के एग्जाम में सत्व संधि और उत्व संधि, ये इसी के 2 पार्ट हैं, इनके नाम से आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और आपके एग्जाम में आएगी क्या? 2 चीज़ें, एक तो ये दे देगा और इसका संधि विच्छेद करवाएगा। ठीक है, और एक संधि विच्छेद दे देगा और यह शब्द बनवाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? 2 एग्जाम्पल इसके होंगे, 2 एग्जाम्पल इसके होंगे। इस तरीके से 4 नंबर आपके बहुत ज़्यादा ईजीली, मतलब 25 से 30 नंबर संस्कृत व्याकरण का वेटेज है आपके, जो मैं 100% ये लिख के देता हूँ। अगर आपने मैंने जो बताया वो चीज़ें सारी अच्छे से समझ के और टेस्ट दे दिया ईमानदारी से, पूरे 25 या 30 में से 30 आपके नंबर ये तो पक्के हैं। अब एक बात बताओ, लगभग प्राइवेट स्कूल वगैरह में सब में 20 नंबर भेज देते हैं, तो 30 नंबर तो यहाँ से अगर आपने ग्रामर के ले लिए 20, तो मतलब 50 नंबर तो आपने ऐसे ही ले लिए। समझ पा रहे हो? संस्कृत और हिंदी ये वो सब्जेक्ट है जो परसेंटेज को बहुत ज़्यादा अप कर देंगे आपकी। समझ पा रहे हो ना? मेन सब्जेक्ट में 19-20 हो जाता है, लेकिन इनमें तो फिक्स है, ये आएंगे तो यही आएंगे। ठीक है, इसलिए अच्छी मेहनत करना। तो मेरी बात सुनो, सत्व और उत्व 2 संधि बहुत ज़्यादा जोर देना है, और फिर 2-4 रूल और हैं, वो मैं और करवा दूंगा। हालांकि पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा आपको जोर देना है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसे आएंगे? 2 सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें आपको संधि विच्छेद होगा, संधि बनानी है और संधि का नाम भी लिखना है। हाँ, तो ये देखो आपके कोर्स में विसर्ग संधि है,
तो अब ये तो काम चलेगा नहीं कि सिर्फ विसर्ग लिख के छोड़ दो, क्योंकि विसर्ग ये तो आपको पता है कि संधि तो विसर्ग आने वाली है। उसमें ये नाम जरूर लिखना पड़ेगा, सत्व विसर्ग संधि या फिर उत्व विसर्ग संधि, या फिर एक और है रुत्व विसर्ग संधि। एक विसर्ग लोप भी है, ठीक है, जिसमें विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग लोप। लेकिन इन तीन से तो आपको पक्का पता होना ही चाहिए। तो ये चीजें लिखनी है, वो तो सबको पता है विसर्ग संधि चाहिए, विसर्ग में कौन सी, उत्व, रुत्व, सत्व, समझ पा रहे हो ना, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना है, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब अपन नंबर 1 पढ़ते हैं, सत्व संधि। अब पहले तो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन सिखाऊंगा और फिर मेरी तरफ से एक ट्रिक बताऊंगा। उस डेफिनेशन को भले आप माइंड में लिख सकते हो नोट्स में, बाकी मेरे वाले जो कैप्सूल दे रहा हूँ उस ट्रिक को ध्यान देना, ठीक है। नंबर 1 लिखो, सत्व संधि। मेरी बात समझना, सत्व संधि, ठीक है ना। विसर्ग संधि का ही पार्ट है पहला। सत्व संधि का मतलब आपकी जो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन है, और फिर मैंने इसका जो कैप्सूल बना दिया वो अलग चीज़, लेकिन एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपको, यानी कि यदि विसर्ग के सामने, पहले पूरा समझना है ना, यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण, पूरा समझना, एक चीज लिखा है मैंने, खर वर्ण। देखो एक्चुअल में संस्कृत को सीखना है ना अगर, तो वैसे तो पूरी संधि पढ़नी चाहिए, वर्ण विचार पढ़ना चाहिए। अब आपको ये पता नहीं चलता खर वर्ण क्या, हालांकि मैं तो बता दूंगा, लेकिन अपन को क्या है कि जब एक्चुअल ग्रामर पढ़ी जाए ना तब तो पूरी पढ़ने में बड़ा मजा है, वैसे कोई मजेदारी नहीं है इसमें। तो सामने खर वर्ण का मतलब है 1 2 और आपका श और स। मतलब खरवर्ण किसे कहते हैं, जैसे 1 2 का मतलब है पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि क ख गढ़े जो होते हैं ना, क ख, ऐसे ही च छ, पहला दूसरा, ट ठ, त थ, प फ, समझ रहे हो, और श श से, ये मेरी बात समझना, यानी कि पहला दूसरा वर्ण और श स हो तो विसर्ग का या विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। सकार बताता हूं क्या चीज है। सकार का मतलब स हो जाता है। खरवर्ण यानी कि किसी भी वर्ण का पहला और दूसरा या फिर तीनों से हो तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। ये चीज तो है, सकार का मतलब स हो जाता है। अभी बताऊंगा, जो मैंने निसंधि लिया था ना, उस विसर्ग के स्थान पर स हो गया था ना, बस वो इसी का है, वो सत्व संधि का ही एग्जाम्पल था। अब इसको इजीली समझ में आपको ये आएगा कि अब से तो सकार का मतलब से हो जाना होता है, लेकिन से होगा। अब आपको एक्चुअल में क्या होता है कि ष्टुत्व संधि, इसमें व्यंजन संधि और पढ़ते अगर, तब आपको यहां पर ये चीज समझ में आती, क्योंकि ष्टुत्व जो व्यंजन संधि है, क्योंकि यहां पर जो भी एग्जाम्पल लेंगे, इस सकार का मतलब होता है ये वाला से। पूरी बात समझना मेरी, विसर्ग के स्थान पर ये वाला से होगा, हर विसर्ग के स्थान पर यह वाला से होगा, हर विसर्ग के स्थान पर। लेकिन जब अपन उसको विच्छेद करके शब्द लिखेंगे तब ये वाला शय नहीं, तीनों शय यूज होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरी बात को पहले पूरा डीपली समझो, राम है प्लस च। एक एग्जाम्पल लिया धनुष है ना प्लस टंकार। पूरी बात समझ, हालांकि टंकार को ऐसे भी लिखते हैं, है ना, ऐसे भी लिखते हैं, ये आ की मात्रा आ जाएगी, वो कैसा भी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो पहला शब्द देखना है। तो मेरी बात सुनो, राम है प्लस च लिया, इसका संधि शब्द क्या बना, रामश्च। समझ में आई, रामश्च। और अब मेरी दूसरी बात समझना, यहां पर कौन सा शय आया, ये वाला शय आया। अब एक बार और समझना, यहां पर क्या बना, धनुष टंकार, यहां पर ये वाला शय आया। अब आप कहोगे सकार में तो ये से होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पर व्यंजन संधि काम कर रही है। तो इन सब ट्रिक की बजाय, क्योंकि व्यंजन संधि ना पढ़े भी आप इस विसर्ग संधि को कर दोगे, मैं एक कैप्सूल दे देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि व्यंजन संधि आपने पढ़ी नहीं इस बार कोर्स में, नहीं एक्चुअल में तो पढ़नी चाहिए। तो मेरी बात सुनना, इन सब के लिए क्या करना है अपन को, कि जब भी आपको सत्व संधि पढ़नी होना, मतलब सत्व संधि की पहचान कैसे होगी, मेरी बात सुनो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, तो विसर्ग के बाद में अगर आपको दिखे च और छ, विसर्ग के बाद में आपको दिखे ट और ठ, विसर्ग के बाद में आपको दिखे त और थ,
ये पूरी की पूरी जो रामकथा है ना याद नहीं करनी पड़ेगी, इस टेक्निक को याद कर लो, मेरी बात सुनना पूरी है ना, इन सब को देखना भी शानदार अपन इसको ट्रिक बनाइए। तो इस विसर्ग के स्थान पर अगर च और छ हो विसर्ग के बाद में, तो आपको यहाँ पर ये वाला शय करना है, और विसर्ग के बाद में ट और ठ हो तो आपको ये वाला शय करना है, और विसर्ग के बाद में त और थ हो तो आपको ये वाला शय करना है। आपका कोई सा भी एग्जाम्पल नहीं अटकेगा, ठीक है। अब सुनो, अब देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद में क्या है, च, मतलब च तो क्या हो गया, शय, और इसका मतलब ये सब आधे आधे शय हैं। आधे शय को ऐसे लिखा जाता है रामश्च, ठीक है। और वैसे ही धनुष टंकार, यहाँ पर क्या है, ट है, ट के बाद में ये वाला शय। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये लाइन भी याद कर सकते हो चाहो तो, और इस ट्रिक को दिमाग में बिठा लेना कि जब ये दिखेगा तो हम सह तो करेंगे, लेकिन कौन सा सह करेंगे वो अंदाजा हो जाएगा। हालांकि व्यंजन संधि में इसको बकायदा डीपली हर रीजन को बताया गया है, लेकिन व्यंजन और इसकी हेल्प लेके ये कैप्सूल तैयार हो गया जो आपके काम आ जाएगा। कोई से भी एग्जाम्पल आपका नहीं अटकेगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, विष्णु प्लस त्राता। अब यहाँ पर आपको पता है त्रय कैसे बनता है, ये चीज़ थोड़ी सी वर्ण विचार का पार्ट है, लेकिन कॉमन सेंस तो लाना पड़ेगा कि आधा तय और मिलके, आधा तय और र मिलके त्रय का निर्माण करते हैं। समझ पा रहे हो, आधा तय और र मिलके त्रय बनाते हैं। इसका मतलब त्राता के अंदर क्या है, तय है, तो इसका मतलब जब तय तय हो तो कौन सा से आएगा, ये वाला से आएगा। तो इस विसर्ग की जगह विष्णु सत्राता, विष्णु त्राता, ठीक है। और आगे विसर्ग अगर हो तो यहाँ पर विसर्ग, जैसे धनुष टंकार में विसर्ग आएगी, वो आगे जो विसर्ग हो विसर्ग अपन को लगाना है। नी प्लस छल, विसर्ग के बाद में क्या है, छ है, छ का मतलब ये वाला शय, यानी कि निश्चल, ठीक है। बस आपका कोई सा भी एग्जाम्पल, ये मेरी गारंटी है, आपका एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल आप इससे कर दोगे, ठीक है, बिना व्यंजन संधि पढ़े। तो विष्णुस्त्राता निश्चल है, समझ में आ गई। ये आपकी सत्व संधि थी। और इसे अब आपको विच्छेद पूछ ले, है ना, तो ये तो था अपन ने विच्छेद से शब्द बना लिया, और विच्छेद, ये शब्द से विच्छेद कैसे बनाओगे, तो हमेशा इस संधि की पहचान क्या होगी, वैसे भी विसर्ग संधि है तो पहचान क्या होगी, आपको बीच में श दिखेंगे, कभी ये श दिखेगा, कभी ये श दिखेगा, तो कभी ये श दिखेगा। जहां पर साइड में कहीं पर लिख लो आप, बोले ये ट्रिक, कि जहां पर श और स नजर आए, है ना, नजर आए, वहीं से तोड़ना है, वहीं से तोड़ना है। तोड़ना मतलब शब्द को तोड़ना है। जैसे आपने ये निश्चल लिया, पूरी बात सुनना, ये एग्जाम में आ गया निश्चल, और आपसे पूछा संधि विच्छेद करो। जहां पर श, ये आधे हैं सब, आधे आधे, जहां पर आपको श और स दिखे तो वहीं से तोड़ना है। यहां आपको दिख गया, इसका मतलब आपको रूल का तो पता ही है कि ये तो विसर्ग के स्थान पर आते हैं। इसका मतलब संधि विच्छेद जब करेंगे तो इस श को गायब कर दो और आगे छल लिख दो। मेरी बात समझ में आ गई। बस इस श को गायब कर दो, उस श की जगह विसर्ग लगा दो, क्योंकि हमें पता है, रूल है, विसर्ग के स्थान पर श और 1 2 आया है। बात समझ में आ गई। बस ऐसे ही सारे तोड़ना सीख जाओगे। तो ये थी आपकी विसर्ग संधि का पहली सत्व संधि, ठीक है, ओके। अब अपन पढ़ेंगे उत्व संधि, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको कहा था ना स्वर संधि पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको पहले इसकी तह में जाता हूं, मतलब बिल्कुल इसकी हिस्ट्री पढ़ाता हूं, किसकी, उत्व संधि की। देखो एक्चुअल में जो अभी अपन ने पढ़ी सत्व संधि, उसका भी आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, विसर्जनीय से स, ये उसका फॉर्मूला है, चाहो तो कहीं साइड में लिख लो। वैसे आपके काम का नहीं है, मेरा कैप्सूल काम आएगा आपके तो, लेकिन नोट्स में लिखना चाहो लिख सकते हो। विसर्जनीय से स मतलब विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। ये तो कौन सी थी, सत्व संधि, इसको तो मिटा रहा हूँ। ये चाहो तो कहीं पर लिख लेना कि अगर कोई संस्कृत डिट्टो डीपली पढ़ना चाहता हो तो पढ़ सकता है। अब मैं बात करूँ उत्व संधि की, इसका एक फॉर्मूला होता है अतो रोर प्लूता द प्लूते। हालांकि याद नहीं करना, इसका भी कैप्सूल दे दूंगा, लेकिन 1 मिनट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं अपन। पहले इसकी हिस्ट्री तो जानते हैं, आपको बताओ ना, मेरा फर्ज है, पहले बताऊंगा पूरा। अतो रोर प्लूता दब तुलुते, इसका मतलब बताऊं क्या है, इसका मतलब ये होता है कि
ठीक है, एक के बाद में र और उसके बाद में ए अगर हो, पूरी बात सुनना, ए और रे के बाद में ए हो तो रे का ऊ हो जाता है। ऊ कब होगा, साइड में लिख देता हूं कि रे का ऊ तभी होगा जब रे के बाद ए हो, रे के बाद ए हो। ये आपको पहले समझा रहा हूं, कैप्सूल लास्ट में दे दूंगा, वो पढ़ना है बस, लेकिन 1 मिनट पहले जानो तो सही, ठीक है। इस सार खर की रटो मत सीधी। तो ए के बाद रे और रे के बाद ए, तो उसका रे का ऊ हो जाता है। अब मेरी बात सुनना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये जो कॉपी बना, एक्चुअल में ये कॉपी बना कैसे, ये कॉपी इसी संधि का एग्जाम्पल है, उत्व संधि का। ये कॉपी बना कैसे है, इसकी जड़ें खोदते हैं अपन। तो बताऊं ये कैसे बना। ये एक्चुअल में शब्द है क, ठीक है, क प्लस अपी। एक्चुअल में आपने संधि विच्छेद यही किया था, क प्लस अपी। अब मेरी बात सुनना, यहां पर जो संधि जो विसर्ग शब्द विसर्ग है, तो सुनना, विसर्ग के स्थान पर देखो यहां क है, इसमें क्या है, अ है, ठीक है। और उसके बाद में मेरी बात सुनना, इस विसर्ग का रे हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि इस विसर्ग का रे हो जाएगा। आपको पढ़ना नहीं है, बस समझा रहा हूं, ये मत याद करना पहले समझना, लेकिन समझो जरूर कि शब्द बनते कैसे हैं। ए प्लस विसर्ग का रे प्लस अपी, पूरी बात सुना है ना। ए विसर्ग की जगह रे और अपी, ठीक है। अब मेरी बात सुना, फॉर्मूला क्या कहता है कि अ के बाद में रे और रे के बाद में ए हो। अगर रे के बाद में ए हो तो रे का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। तो अ और रे का हो गया ऊ। इस ए का मतलब समझ रहे हो क्या आप, ए का मतलब के ही है वो भाई, है तो के ही ना, मतलब अपन ने के की तो मात्रा लगाई है, तो ये तो के ही है, ठीक है। और रे का हो गया ऊ, पूरी बात सुनना, कै तो के ही रहा, मतलब ए का ए रहा, रे का हो गया ऊ। 1 मिनट ये समझ, रे का ऊ हो जाता है और अपी, यानी कि ये ऐसा हो गया ए का मतलब क, और रे का हो गया ऊ और अपी। अब मेरी बात सुनो, इस एक का तो अपने मात्रा ली थी, यहां पर तो क्या है, क। अब समझ में आ जाएगा, यानी कि रे का ऊ हो जाता है जब रे के बाद में ए हो, ठीक है। क प्लस ऊ प्लस अपी। और अब देखो यहाँ क और यहाँ ऊ, यानी के का मतलब अ, भाई के का मतलब एक ही तो मात्रा है। और मैंने आपको गुण संधि पढ़ाई थी, ए और ऊ मिलके ओ हो जाता है, पढ़ाई थी ना। गुण संधि क्या कहती है, स्वर संधि का पार्ट है गुण संधि। गुण संधि कहती है अ और ऊ मिलके ओ हो जाता है। इसका मतलब इसका अपन ने ए बाहर निकाल लिया तो पीछे क्या बचा, आधा क, ये तो बाहर निकल गया, और ए और ऊ मिलके ओ हो गया, मतलब वो हो गया को, क्योंकि वो इस मात्रा लग गई ना। तो ध्यान रखना, ए और ऊ मिलके ओ हो गया को प्लस अपी। और फिर यहां पर मैंने आपको एक संधि बताई थी, पररूप संधि, यानी कि ओ प्लस अ, वो क्या हो जाता है, ड जैसा हो जाता है ये, ठीक है ना, ये हो जाता है, ठीक है। अवग्रह बोलते हैं इसको, वैसे अवग्रह बोल सकते हो, वैसे कोई बात नहीं, आप तो डे बोल देना, जिसके ऊपर डंडी नहीं हो, बस अपने को तो मतलब सिर्फ मतलब सोल्यूशन ना मार्क्स चाहिए। तो मेरी बात सुनो, ओ प्लस ए ये आपका अवग्रह हो जाता है, अवग्रह चिन्ह ये। अब सुनो, ये कौन सी संधि है, पररूप संधि, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना। तो मैंने कहा था ना, वो संधि जब पढ़ोगे बड़ी काम आएगी। तो अब इस किसकी जगह ओ और ए मिलके, ये ओ और ये अ मिलके ये अवग्रह हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया किसकी जगह, इस ए की जगह को अपी, है ना, ऐसे को अपी बना। मेरी बात समझ में आ गई। ओ और ए मिलके डे हो जाता है, इसका ओ और ए मिलके डे हो गया तो को अपी। ये है, इस तरीके से इसकी पूरी एक तरीके से पूरी हिस्ट्री है। लेकिन ये सब अगर आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको तो ये तो पूछेगा ही नहीं ना, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लेवल का मामला है। आपसे तो इतना सा ही पूछेगा, ये सब मिटाऊंगा मैं भी ना, लिखना चाहो तो कहीं साइड में लिख लेना, आपके कैप्सूल अलग दूंगा मैं आपको। सिर्फ मैंने आपको कहा था ना, या तो संधि विच्छेद देखिए संधि करवाएगा, संधि देखिए संधि विच्छेद करवाएगा, बस उतना सा पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको 2 लाइन लिखवा देता हूँ, वो याद कर लेना, काम खत्म, ठीक है। हाँ, तो अभी तक जो बताया नंबर 2 तो वो आपको सिर्फ समझने के लिए था, मैं ऐसे जानबूझ के पीएचडी करवाता हूँ आपको। आपके लिए ये मैंने 2 लाइनें रामबाण लिख दी एकदम, क्या कि अ और उसके बाद में ए आ जाए, अ है उसके बाद में अ आ जाए, तो इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर ओकार की मात्रा,
ओकार की मतलब से आपसे ओकार की मात्रा से मतलब है सिर्फ ओ की मात्रा, लेकिन लिखा ओकार जाता है। अ के बाद में अ हो तो विसर्ग के स्थान पर, मतलब इस विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाती है, अपनी भाषा में लिख लेना, ठीक है। तथा अंतिम आकार का मतलब है एक ही मात्रा, मतलब ये जो आएगा उसके स्थान पर अवग्रह, यानी अवग्रह मतलब ड जैसा ये हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लूंगा तब समझ में आएगा। जैसे आपके एग्जाम में आया क प्लस अपी, यही लूंगा वापस से, जिसकी मैंने आपको तह तो बताई थी शब्द बनते कैसे हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में तो लेवल नहीं है, आप तो सिर्फ 2 लाइन याद करो, काम खत्म। क प्लस अपी, यहाँ क्या है, अ है भाई, क में एक ही मात्रा ही तो है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है, उसके बाद में ए है क्या, बिल्कुल है। तो इसने क्या कहा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, यानी कि इस विसर्ग के स्थान पर जो के है उसका विसर्ग हटा दो, उसकी जगह को कर दो, समझ गए, को हो जाता है। और फिर उसने कहा अंतिम अ, मतलब ये जो अ है उस अंतिम ए के स्थान पर अवग्रह ड हो जाता है, यानी कि इस ए की जगह ये हो गया और पी का पी तो को पी। समझ में आ गई, बस ये टेक्निक है आपकी, बाकी आपको लोड लेना ही नहीं है। अब आपको उत्वे संधि की पहचान बता दूं, आपको ये अवग्रह दिखते ही समझ आना उत्वे संधि है, समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ याद करनी है। अभी तक जो पहले मैंने उत्व वाली बात लिखाई थी वो आपको याद नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं शब्दों की, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। बाकी आपको ये नोट्स में ये लिखना है, और सत्व में भी वो कैप्सूल लिखना, श के बाद में विसर्ग के बाद में चच है, विसर्ग के बाद में टट है, विसर्ग के बाद में तत है, बस उतनी सी बात, इसमें इतनी सी बात। मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि राम प्लस अवदत, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी शब्द, अपन को तो शब्द मतलब वो बनाना है। तो देखो यहाँ पर अ है, एक ही मात्रा, आगे विसर्ग है और आगे भी अ है ना। तो जब अ के बाद में ए हो, इस स्थिति में विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, ओ, तो रामो। फिर अ का गायब होके ए हो जाएगा ड में, मतलब अवग्रह में जो भी, ठीक है, तो रामोवदत। समझ गए कि आगे विसर्ग हो तो विसर्ग लगा देना, वो तो डिपेंड करेगा क्या दे रखा है। समझ में आ गई, ये है बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप चाहो तो और ले लो, वैसे तो इजी है, सब बात समझ में आ गई होगी। राम है प्लस अयम, कितनी है, डेरों, तो क्या बन जाएगा, अह की मात्रा एक की जगह हो गया ओ, तो रामो, एक की जगह हो जाएगा ये वाला अवग्रह, और रामोयम। बताओ, है ना शानदार। बस कैप्सूल याद करो, 4 नंबर कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। अब रही बात विच्छेद कैसे करेंगे, जहां पर ये अवग्रह दिख जाए वहीं से तोड़ो। जैसे आपको दिख गया रामो अयम, सॉरी ए तो कहाँ से आएगा, ये दिखा, जैसे ये वाला शब्द ये दिखा, कह दिया संधि विच्छेद करो, है ना। आपको ये दिख गया अवग्रह, अरे यार अवग्रह तो उत्वे संधि है, तो आधा नंबर तो वहीं आ गया भाई। 4 सेंटेंस आएंगे, आधा नंबर संधि का, आधा नंबर विच्छेद का, तो आधा संधि पहचाना तो आएगी ना। जहाँ पर श दिखे सत्व है, जहाँ पर ये दिखे उत्व, खत्म बात। और इन 2 से आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो मेरी बात सुनो, ये आपको दिख गया, तो इसका मतलब यहीं से तोड़ो, इसका मतलब याद करो। याद क्या करो कि एक्चुअल में ये रामो शब्द में ओ की मात्रा तो नहीं होती थी, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ओ होता था। इसका मतलब ये शब्द एक्चुअल में राम है, यानी कि अ के बाद में विसर्ग है। फिर याद करो कि अच्छा ये जो अवग्रह हैं ये कब होता था, जब अह के बाद में ए होता था और वो एक गायब होके आता था यार। हाँ, इसका मतलब ये तो एक्चुअल में ऐसा है। समझ में आ गई, यम तो यम है और इसकी जगह अ है। ओ कब बना, जब अ के बाद में विसर्ग थी, और ये पहला जो शब्द था उस आकार के बाद में तो ये तो होता था। ऐसे आपको तोड़ना आ जाना चाहिए। तो ये अगर आ जाएगा तो तोड़ना तो बड़ा ईजी है, जो मैंने आपको बता ही दिया तोड़ना कहाँ से है, ठीक है। अब वो भी अभी तक जो पढ़ा वो उत्वे का पहला पार्ट था। उत्वे 2 टाइप की है, मेरी बात सुनना। हालांकि एग्जाम में तो सीधा लिखना उत्वे, लेकिन उत्वे पर पूरा जोर देना। उत्वे और सत्वे से ही सेंटेंस आएंगे, ये मेरी गारंटी है, समझ गए। तो अभी तक जो पढ़ा, कौन सा पढ़ा कि अह के बाद में ए हो तो इसका तो क्या हो जाता है, इसका तो हो जाता है ओ, और इसका हो जाता है ये। डन। ये तो चलो पहला रूल हो गया, उत्वे का पहला रूल। उत्वे का दूसरा रूल है कि अगर आपको अह के बाद में, अ और विसर्ग के बाद में
अगर आपको तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और है दिखे, पूरी बात सुनना, बहुत इजी है यार, बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी तक के 2 कैप्सूल में दिक्कत है क्या बताओ? सत्व में श, स और स कब आएगा पता चल गया। उत्व का पहला पार्ट अभी जो मिटाया मैंने ये, और उत्व का दूसरा पार्ट, बस 3 ही तो रूल है, 4 में 4 नंबर गारंटी है। इसके बाद तो जो पढ़ाऊंगा ना वो तो वैसे एक्स्ट्रा है, दे रखा है इसलिए पढ़ लेते हैं, बाकी मोस्ट तो यही है, मोस्ट तो यही है, इंपॉर्टेंट यही है। तो देखो अ के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व है हो, समझ गए? तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। बस ये शॉर्ट स्वीट नोट्स बना लो, समझ में आ गई? तीसरा, चौथा, पांचवा का क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा ये तो होता है क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है? त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 जो होते हैं ना, ये इन्हीं की बात होती है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये है तीसरा, चौथा, पांचवा। मेरी बात समझ में आ गई? ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये होता है पहला, दूसरा, जो अपने खरवर्ण पढ़े थे ना, पहला, दूसरा, श है वो खरवर्ण। तो ग, घ, गड़ तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर य, र, ल, व और श में जो है बच गया वो है। ये अगर आपको दिखे तब आपको विसर्ग के स्थान पर ओ करना है। ये कहीं साइड में उतारना चाहो उतार लो, क्योंकि किसी किसी को तो कैखगड़े भूल गए होंगे, ठीक है? सबके साथ होता है, एक बार रिवीजन कर लेना। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा तो सारे डाउट क्लियर, ठीक है? ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, देखो राम है प्लस हसती, है क्या है? के बाद में कौन है? ये रहा है। तुरंत दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर एक ही मात्रा ये रही, उसके बाद में विसर्ग और उसके बाद में है प्लस है, इसका मतलब विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। मतलब राम है और विसर्ग में ओ की मात्रा तो रामो, और हसती का हसती, रामो हसती। बात समझ में आ गई क्या? या खोल के बताऊं? चलो पूरा खोल देता हूं, किसी की दिक्कत हो तो। ये था रामे प्लस हसती, एक को खोल दूंगा फिर समझ में आ जाएगा। यहां से आपने निकाल लिया है, ठीक है? और इसके बाद में आपको दिख गया है, के बाद में अगर है दिख जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो विसर्ग का हो गया ओ। और ये ओ कहाँ लग गया? इस में, क्योंकि आपने में से अ बाहर निकाल दिया तो मैं तो आधा हो गया ना, इसमें ओ की मात्रा लगती है मो। समझ में आ गई? बस ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने पहले बता रखी है सब। तो रामो हसती, बालो हसती। अब एक बात बताऊं, विसर्ग हटाओ, ओ की मात्रा लगाओ। अच्छा ये रोती है क्या? बालक तो वैसे भी रोते ही हैं छोटे, बालो रोती, ठीक है? और यश प्लस दा, यशोदा। कैसे? अह के बाद में विसर्ग, अह के बाद में द। अच्छा ये मैंने बताया नहीं, ये र का मतलब समझ रहे हो? र। यश प्लस दा, दा मतलब त, थ, द, मतलब तीसरा शब्द है ये। तीसरा, चौथा, पांचवा दिख जाए तो ओ हो जाता है, तो यशोदा। किसकी जगह? विसर्ग की जगह ओ की मात्रा। वैसे ही बुद्ध प्लस लिखती, ल है ना, तो ले है, ले का मतलब, और इधर अ है तो बुधो, और लिखती का लिखती। और इसमें भी ट्रिक बताऊं कि क्या है? कुछ भी नहीं है, ये शब्द तो एग्जैक्ट उतारने है ना, ले, और ये इसमें ओ की मात्रा लगानी है, विसर्ग हटा दो, ओ की मात्रा लगा दो। लेकिन बात ये पहचान, इसलिए ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बताओ क्या होगा? रामो जयती, है ना, क्योंकि ये ज है, च, छ, ज, 3 नंबर, समझ गए? तो तीसरा, चौथा, पांचवा कोई सा भी हो तो इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये तो हुई संधि शब्द बनाने की। अब आई विग्रह करने की बात। तो विग्रह कहाँ से तोड़ना है? फॉर्मूले को याद करो, किसकी मात्रा देखी आपने? ओ की। जहां पर ओ की मात्रा दिख रही है वहीं से तोड़ो। जैसे एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम में आ गया रामो हसती, ये आ गया सपोज ये वाला शब्द, और कह दिया कि इसका संधि विग्रह करो या संधि विच्छेद करो, तो आपको ये देखना है ओ की मात्रा कहाँ पर लगी हुई है। तुरंत माइंड क्लिक करो कि अच्छा ओ की मात्रा क्या, इसका मतलब अ है प्लस उसके बाद में कुछ कौन है? इसका मतलब अह के बाद में विसर्ग आएगा, इसका मतलब एक चूल में रामो नहीं है, राम है। और हसती, ये शब्द तो मात्रा के बाद में जो भी शब्द हैं वो एज इट इज प्लस के उधर लिख दो। देखो कितनी शानदार ट्रिक है।
मात्रा के बाद मतलब ओ की मात्रा के बाद में जो भी शब्द है वो तो प्लस के उधर एज इट इज आएगा, और जहां मात्रा है उसमें अह बना दो, राम है, क्योंकि अह का ही तो ओ हुआ था। समझ में आ गई? डन। ये है आपकी उत्वे संधि कंप्लीट। 4 नंबर पक्के। अब आपको शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनवाओगे इसके। पहला तो आपने देख लिया वो श वाला, वापस क्या लिखना, एक तो वो, दूसरा कैप्सूल उत्वे में ही पहला, क्योंकि उत्वे में 2 है ना, तो उत्वे में एक तो अ है, ये था, अह के बाद में ए हो तो ओ हो जाता है, एक एह के बाद में आपका ये शब्द हो तो ओ हो जाता है। बस इतनी सी बातें तो याद करनी है, बाकी जो मैंने छोटी मोटी बातें बताई जैसे वो उत्वे में वो तो आपको मैंने पीएचडी करवाई थी ऐसे ही, ठीक है। अब है रुत्व संधि। रुत्व संधि के लिए मैंने कैप्सूल तैयार कर दिया है सीधा ही आपको। हालांकि ए आपको छोड़ ये वाली चीज मैंने बताई, हालांकि आप इसका चाहो तो फॉर्मूला है इचुअसी विसर्गस्य रेफ, यानी कि इचुअसी विसर्गस्य रेफ का मतलब है कि इसका एक फॉर्मूला है इचुअसी विसर्गस्य रेफ। उसका मतलब ये कि विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। कब? जब ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए। तो ये सब बातें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इचुअसी विसर्गस्य रेफ। आपको तो सिंपल सा क्या देखना है एग्जाम में, क्योंकि आपको कोई किसी की डेफिनेशन लिखनी नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए कैप्सूल तैयार कर दिया कि ए को छोड़कर, पूरी बात समझना, क्योंकि अ वाला रूल पहले पढ़ चुके हैं, उसमें नहीं है, ये तीसरी रुत्व है। ए और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, ठीक है, अन्य स्वर का मतलब ई ऊ ए आई ओ जो भी ऊ आ जाए, और उसके बाद में वापस विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन कोई सा भी आ जाए। उस व्यंजन का मतलब क्या क्या गढ़ है, जो भी कोई सा भी आ जाए तो उनके स्थान पर रे हो जाता है। पूरी बात सुनो, ए को छोड़कर कुछ भी हो, चाहे ऊ हो चाहे ओ हो, ए हो ई हो वो हो, ठीक है, ए को छोड़कर कोई सा भी अन्य स्वर हो के बाद में आपको पता है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में वापस से कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहां पर विसर्ग का रे हो जाता है। बस ये छोटा सा शॉर्ट नोट बनाना है आपको, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लूंगा तो सारे डाउट क्लियर होंगे। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कहा मुनि, ठीक है, प्लस इति, क्योंकि इसने क्या कहा कोई भी स्वर हो, तो मुनि प्लस इति, यह किसकी मात्रा है? क्या एक ही है क्या? नहीं। क्या आ की है क्या? नहीं। तो फिर किसके? ई की है। बस तो ए को छोड़ना था, बाकी तो किसी की भी हो। उसके बाद में चलो ये बात तो यहां तक आ गई, कोई सा भी स्वर हो मतलब ई है। उसके बाद में विसर्ग, ये रहा विसर्ग, उसके बाद में वापस कोई स्वर, ठीक है, वापस स्वर ई है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। ये है फॉर्मूला, समझ में आ गई? इसका मतलब इसका जो वो विग्रह बनेगा, पूरा सुना शब्द बनेगा, लेकिन शब्द बनने से पहले एक लंबी प्रोसेस है कि मुनि प्लस विसर्ग की जगह र और इति, राइट, मुनि प्लस र प्लस इति, और अब इसका संधि शब्द बना दो। मुनि अपनी जगह है, और रे में जब ई की मात्रा मिलेगी तो छोटा री, क्योंकि छोटी ई है, तो रे में जब ई की मात्रा तो री, और ती का ती, तो शब्द क्या बन गया? मुनि रीति। डन। बहुत ही शानदार रुत्व संधि। कहां से तोड़ोगे? जहां पर आपको रे दिखाई दे, और रे में भी कोई सी मात्रा हो, तो क्योंकि है ये रे वाला शब्द, तो वहीं से तोड़ना चाह रे ये रहा, ओके। इसका मतलब मुनि प्लस इति, क्योंकि रे तो एक्चुअल में आपको पता है हमने जोड़ा था, तो विग्रह जब करोगे क्या करोगे? मुनि प्लस इति। क्यों? कि आपको पता है मुनि के बाद में विसर्ग है। अच्छा हाँ, विसर्ग का रे हुआ होगा, याद करो फॉर्मूला यही तो है कि हाँ विसर्ग की जगह रे हुआ था भाई। इसका मतलब रे एक्चुअल में शब्द में रे नहीं है, तो रे को कर दो गायब, मुनि लगा दो विसर्ग। क्यों? क्योंकि वापस विग्रह करना सिखा रहा हूं। मुनि विसर्ग मतलब रे खत्म, पीछे को अगर री में से र निकालिए तो पीछे क्या बचा? अगर री में से र बाहर निकालिए तो पीछे ई तो बचा, ई तो बचा ना, क्योंकि रे में तो ई लगा था तभी री हुआ था, तो री में से रे निकाल लिया मतलब ई, तो संधि विग्रह विच्छेद क्या बन गया? मुनि प्लस इति। डन। बना लोगे ना? ऐसे एग्जाम्पल और लेना चाहूं, भानु प्लस अश्व, भानु प्लस अश्व, किसकी मात्रा? क्या एक ही है क्या? नहीं। क्या आ की है क्या? नहीं। बस तो समझ में आ गई, रुत्व संधि है। इसका मतलब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र, भानु प्लस र प्लस अश्व, तो फिर क्या बना? भानु, और र में अ मिल गया तो र पूरा, समझना, र में अ मिल गया तो र पूरा,
और सो भानु रसो। डन, ये थी आपकी रुत्व संधि, है ना इजी। हाँ तो अब एक काम करो, हालांकि 2-3 इंपॉर्टेंट कुछ रूल और हैं, हालांकि एग्जाम में जो आएगा प्रोसेस वो तो मैं बता दिया, लेकिन फिर भी देखो अपन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोर्स के अंदर थोड़ा विसर्ग संधि के अंदर और भी बातें हैं वो, प्लस किन्नी किन्नी स्टूडेंट के स्वर संधि में कुछ डाउट आए थे, तो एक काम करता हूं मैं, स्वर संधि के डाउट प्लस अभी जो मैंने पढ़ाई जो 3 संधि कौन कौन सी, एक तो सत्व विसर्ग की पार्ट है, विसर्ग में पढ़ाया मैंने, विसर्ग का सत्व पढ़ाया, उत्व पढ़ाई और रुत्व पढ़ाई, वेरी इंपॉर्टेंट हो चुकी वैसे, विसर्ग वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कोई छोटी मोटी बातें, प्लस इसमें आपकी कोई डाउट आए, मेरी बात समझ पा रहे हो, इसमें कोई अगर डाउट आए तो वो सब मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें इसके थोड़ी बहुत बातें बच गई वो प्लस आपके डाउट ले लूंगा, तो इसको आपको आज ही पढ़ना है, और क्योंकि मैं आज शाम तक ये वीडियो भी बना दूंगा आपके, तो मैं हो सकता है 6-7 बजे वीडियो आपको मिल जाए, 8 बजे तक मिल जाए, उसमें आपके डाउट वगैरह सारे बता दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना आपके क्या डाउट आए, ठीक है, ताकि आपके फिर, क्योंकि फिर मैं सीधा टेस्ट लूंगा, फिर वेडनेसडे को तो अगले दिन टेस्ट है, तो फिर मैं डाउट बताऊंगा कब, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये स्पेस रखा है, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना बने, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आज वाली संधि को, जो भी डाउट आए मैसेज कर देना, कॉमेंट कर देना, मैं आपको डाउट प्लस इसकी थोड़ी सी बातें और बता दूंगा, उसके बाद में आपकी संधि कंप्लीट, ठीक है, ओके।